So everyone note down, today we are going to begin this chapter called correlation analysis, okay? Okay, now what is correlation analysis? I mean, what do you mean by correlation? Listen here. सबसे पहला चीज, it is a bivariate statistical method. It is a bivariate method of measuring the degree of relationship. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मतलब बाइवेरिएट मतलब दो डेटा, और क्या मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ओके, कोई भी दो डेटा के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज। जैसे कि हाइट एंड वेट, जैसे कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स बोल सकते हैं, बिकॉज ये कैसे सब्जेक्ट है? दोनों मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप को जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम लोग दो क्वांटिटीज के बीच का जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे चैप्टर में देखेंगे, दैट इज कोरिलेशन। ओके, नाउ कोरिलेशन निकालने का तीन मेथड होता है, ठीक है। एक होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, सेकंड वन इज कार्ल पियर्सस मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। बट तुम्हारे सिलेबस में जो पहला जो टॉपिक मैंने बोला, मतलब जो मैंने मेंशन किया, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेथड्स, एंड व्हाट आर दे? नंबर वन इज कार्ल पियर्सस मेथड, कोरिलेशन, एंड द सेकंड वन इज स्पियर्समैन। बट मैं स्पियर्समैन तब मेंशन करूंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस कार्ल पियर्सस मेथड। Now before starting Karl Pearson's method, let me tell you one more thing, कि जो कोरिलेशन निकालते हैं उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? या तो स्मॉल r से डिनोट करते हैं, या फिर एक सिंबल होता है RHO, ये वाला सिंबल, ठीक है, RHO, ठीक है। हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं? रो, ठीक है। इससे हम मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो तुमको लिखा है कि r इक्वल्स टू 0.1, r इक्वल्स टू 0.9, इसका मतलब ये क्या है बताओ तो? कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब क्या होता है? दो डेटा के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मतलब दो डेटा के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड कोरिलेशन। और जिस वैल्यू को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, जो हम लोग वैल्यू मेजर करेंगे उस वैल्यू को क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग? r स्मॉलर या फिर RHO, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जो होता है इसका कुछ रेंज होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इसका रेंज होता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब r का जो वैल्यू वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? 1। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ही तुम्हारा आइडियल सिचुएशन में r का वैल्यू 1 एंड -1 हो सकता है। मतलब ये आइडियल, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट ये आइडियल सिचुएशन में ये चीज पॉसिबल है। जैसे ये आइडियल मतलब उसके लिए एकदम सुटेबल वो चीज होना चाहिए तभी जाके सुटेबल। जैसे कि मान लो एकदम परफेक्ट ऐसे क्या होना चाहिए? जैसे मान लो हाइट एंड वेट, किसी भी आदमी का हाइट एंड वेट का अगर हम बात करें तो उसका अगर हाइट 10 kg, सॉरी 10 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकते किसी हाइट, सॉरी आई मीन लेट्स से 10 यूनिट्स, व्हाटएवर बी द यूनिट 10 है, तो उसका मान लो वेट 20 है। उसका हाइट मान लो अगर 15 हो गया तो उसका वेट हो गया 30। उसका हाइट अगर मान लो 20 यूनिट हो गया तो उसका वेट हो गया मान लो 40। तो ये हो गया परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ये 5 यूनिट बढ़ रहा है तो ये कितना यूनिट बढ़ रहा है? तो ये हो गया परफेक्ट। लेकिन इस तरह से क्या होगा? क्या इट्स नॉट पॉसिबल दिस वे, क्लियर है ना? तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो गया जहां पे एक जिस रेट से बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी भी उसी रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। इस केस में जो r का वैल्यू है वो क्या होगा? देखना, मेजर करना 1 होगा, ठीक है। और जो कि पॉसिबल नहीं होगा ये कि आइडियल सिचुएशन में ये होता है, बट ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ना अगर हम देखें तो r का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा, मैंने ये तो बता दिया कि r इक्वल टू +1 किस केस में पॉसिबल है? जहां पे एक एग्जैक्ट जिस रेट से बढ़ रहा है दूसरा भी उसी रेट से बढ़ रहा है। और r इक्वल टू -1 कब होगा? जैसे मान लो x का वैल्यू मान लो 10 लिया तो y का वैल्यू क्या होगा? सपोज 20। x का वैल्यू मान लो मैंने 15 लिया तो y का वैल्यू क्या हो गया? मान लो 15। x का वैल्यू मान लो सपोज 20 लिया तो y का वैल्यू क्या हो गया? लेट्स से 10। तो यहाँ पे क्या होगा पता है? जो r का वैल्यू मेजर करेंगे क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है।
समझ में आया? तो दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, दे आर नॉट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज वी आर सीइंग लुक फाइंडिंग इन दिस केस। तुम देखो अगर ऐसे जाओ तो घट रहा है, ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे नीचे जाओ तो बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर नीचे जा रहे तो ये बढ़ रहा है, और ये नीचे जा रहे तो क्या हो रहा है, घट रहा है। Are you understanding or not? So we are finding that they are moving in opposite direction. तो जिस केस में भी अगर मान लो दो quantities, like quantities, if they are moving in opposite direction, means if one is increasing, the other is decreasing, or if one is decreasing, the other is increasing, उस तरह का correlation value जो होता है वो क्या होता है, हमेशा negative होता है। और perfect negative क्या होता है, मतलब क्या होता है, perfect negative मतलब ये एग्जाम्पल, और एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, वो क्या, r का वैल्यू उसमें पॉजिटिव होता है, और उसमें r का वैल्यू +1 का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब ये, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मतलब ये, और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब उसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इफ वन increases the other will decrease, if one will decrease the other will increase, और नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन। नाउ इसका जो रेंज है, रेंज के हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब ये इसका कोरिलेशनशिप हाई है, माइल्ड है, वीक है, मॉडरेट है, नो कोरिलेशन। एक बात बताओ तो नो कोरिलेशन आर की कौन से वैल्यू से इंडिकेट करेगा, 0 से इंडिकेट करेगा। अगर आर का वैल्यू 0 है मतलब क्या है, नो कोरिलेशन। ओके, तो और आर का वैल्यू अगर मान लो 0 से ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव, मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन है कि नहीं। आर का वैल्यू लेस देन 0 है मतलब क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब वो इनवर्स कोरिलेशन है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट पॉजिटिव मतलब आई मीन मॉडरेट है, वीक है, माइल्ड है, क्या है, वो हम लोग वैल्यू के रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं तुम लोगों को एक टेबल बता दूंगा, वहां पे दिया हुआ है, यू कैन जस्ट आई मीन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टेबल एंड यू विल बी एबल टू आंसर। जैसे एग्जाम में ये भी मेंशन हो सकता है क्वेश्चन में कि ये कोरिलेशन को एनालाइज करो। एनालाइज मतलब तुमको बोलना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये वीक है या माइल्ड है या मॉडरेट है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है या नो रिलेशन है, ये तुमको मेंशन करना पड़ेगा। तो वो हम बता देंगे टेबल, वो टेबल के हिसाब से हम लोग you can I mean interpret the result. But right now let us start Karl-Pearson's correlation method to find out the correlation value. Okay, if there is any question you can ask. Just a minute. See, listen here. R0 means no relationship. R equal to positive means direct correlation. Direct means suppose there are two quantities, if one will increase, the other will also increase. If one will decrease, the other will also decrease. अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा का वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे मान लो मार्केट में गए और ये मुझे मार्कर खरीदना है, 10 मार्कर के लिए मुझे अगर 100 रुपया पे करना पड़ा तो क्लियरली मुझे 20 मार्कर के लिए अगर प्राइस में पर मार्कर का उतना ही रह रहा है तो 20 मार्कर के मुझे 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर मैं मान लो 10 मार्कर के लिए 100 रुपीज पे किया और मुझे सिर्फ 10 मार्कर चाहिए, सॉरी 5 मार्कर चाहिए, तो मैं उसके लिए कितना पे करूंगा, 50 रुपीज। सो वेरी सिंपल, इफ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर विल नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज। इस केस में आर का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, हमको पता है, कंसेप्ट में समझा रहा हूं तुमको। जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना तो देखना आर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। मैं तुमको समझा रहा हूं ये बात, मैं अपने आप से सोच के नहीं बोल रहा हूं, कोई फॉर्मूला अभी तुमको मैं समझा रहा हूं कि आर का वैल्यू पॉजिटिव आएगा मतलब तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उस केस में तुम देखना एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यू विल फाइंड दिस पार्ट। ओके, तुम ये चीज देखना, इंटरप्रेट करोगे, एक दो एग्जांपल्स लेकर के तब तुमको समझ में आएगा। और आर का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आर का वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब इनडायरेक्ट कोरिलेशन या इनवर्स। तुम लोग पढ़ा है ना प्रोपोर्शन चैप्टर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, वही है ये चीज अगर देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट कोरिलेशन। इनडायरेक्ट मतलब अगर मान लो दो क्वांटिटीज है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। जैसे मान लो वर्क एंड मेन है कि नहीं, अगर मान लो तुम्हारा, अगर मान लो एक सपोज एक वर्क को कंप्लीट करना है और मैंने सपोज उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए मैन रखा 10 men can complete a work in suppose x days, so 20 men can complete work in less than x days or more than x days। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे इसको बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है,
इस तरह का क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह का रिलेशनशिप को इनवर्स। लेकिन उसमें वैल्यू कैसा आएगा, आर का वैल्यू उसमें नेगेटिव आएगा। जिस केस में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया तो बात, अभी क्लियर हुआ। अब ये निकालने के लिए हम लोग के पास मेथड्स क्या क्या है, ये वैल्यू निकालने के लिए, आर का वैल्यू निकालने के लिए मेथड्स क्या क्या है, 3 मेथड्स हैं। उनमें सिर्फ 2 मेथड तुम्हारे सिलेबस में। अभी हम लोग पहला मेथड को पढ़ने वाले हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. So we are starting with the first formula, first form, I mean first मतलब method, okay, and it is Karl Pearson's method. Write on the formula, everyone. अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक सम स्टार्ट करेंगे। dx dy क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट मैं एक पहले क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। So suppose you have, let's say question number 3, okay? अच्छा एक बात बताओ, ये तो ठीक है कि कोरिलेशन अपन निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो तो अभी हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे बिना कैलकुलेशन का कि दोनों में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। लेकिन एक बात बताओ, देख के डेटा को ये बता सकते हो कि यहाँ पे आर का वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बताओ। नेगेटिव, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इतना तो क्लियर है कि आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगा वो निकालने के लिए तो हम लोग ये टेक्निक सीख रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस मेथड? दिस मेथड इज कॉल्ड कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन मेथड। मतलब हम लोग आर निकालने वाले हैं। आर का वैल्यू का रेंज क्या होता है? इट इज ग्रेटर देन -1, इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। बट कैन यू टेल मी इस सम में आर का वैल्यू का रेंज क्या होगा? आर विल बी ग्रेटर देन -1, इक्वल टू माइनस लेस देन 0। 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 है मतलब उस डेटा में, दोनों डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मतलब कैसा हो सकता है डेटा, पता है? एक 1 है तो दूसरा 3, एक 2 है तो दूसरा 0, एक 3 है तो दूसरा 7। ये हो गया नो रिलेशन। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, कि घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा या बढ़ेगा, दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन वैल्यू विल बी व्हाट, आई मीन कुछ कोरिलेशन वैल्यू नहीं है, दोनों में रिलेशनशिप कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ भी दो डेटा उठा के हम थोड़ी ना कोरिलेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज़ कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या है? दो लाइक क्वांटिटीज के बीच का हम लोग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ना इसमें निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए देखना है एक बार। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं ये वैल्यूज, ये फॉर्मूला को। देखो फॉर्मूला में dx का मतलब क्या है? dx का मतलब होता है डेविएशन। देखो स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेविएशन। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द डेविएशन ऑफ x from its mean। किसका मीन? x का मीन from its mean। तो सेम वे dy का मतलब क्या हो जाएगा? डेविएशन ऑफ y from its mean। क्लियर? उसके बाद तुम्हारा तो डेविएशन मतलब क्या हो गया? डेविएशन मतलब मैंने अभी बोला ना, डेविएशन ऑफ x मतलब डिफरेंस ऑफ x विद किससे डिफरेंस? उसके मीन से। तो उसके मीन मतलब x वाले डेटा का मीन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे? x बार से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे x बार मतलब क्या होता है? देखो तुमको पता है मीन का मतलब क्या होता है? मीन इज नथिंग बट एवरेज। जो भी डेटा का हमको मीन निकालना मतलब क्या होता है? वो एवरेज निकालना। एंड इट इज सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सेम में dy का मतलब क्या होगा? कैपिटल Y, मतलब y जो वेरिएट है वो उसके मीन से डेविएशन। और y बार मतलब क्या होगा? सिग्मा y बाय n। n क्या है बताओ तो एक बार? नंबर ऑफ डेटा है। n क्या बताओ तो? n इज द नंबर ऑफ डेटा, मतलब कितने क्वांटिटी, कितने हम आइटम्स का निकाल रहे हैं हम, मतलब रिलेशन से। ठीक है, और याद रखना x जितना है y भी उतना ही होगा। बताओ एक बार, अगर हम ये बोल दें कि कुछ नहीं है तो फिर हम रिलेशनशिप किसका निकाल रहे हैं? हमको डेटा ही दिया है तो उसका रिलेशनशिप हम कैसे निकाल सकते हैं? सो व्हाट इज दिस? इट इज 4 and 3। तो अब सबसे पहले मुझे x बार निकालना पड़ेगा।
x bar is sigma x by n and this is sigma y by n. So कितना हुआ 6 10 15 कितना हुआ ये 25 राइट. तो हम लोग x bar निकालेंगे. x bar is sigma x by n that is 15 by 5 and it is 3. y bar क्या हो गया sigma y by n that is 25 by 5 which is 5. Now we have to draw how many columns. देखो कितने कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉ करना है डिपेंड्स ऑन दी फॉर्मूला. देखो ये चीज स्टैटिस्टिक्स मतलब इस तरह का चैप्टर तुम लोग क्लास 10 से करते आ रहे हैं और तुम लोगों को पता है कि कितना कॉलम्स ड्रॉ करना है इस पे डिपेंड करता है. मुझे एक कॉलम ड्रॉ करना होगा जहां पे dx निकालेंगे. dx क्या होता है ये रहा. एक कॉलम बनाना होगा जहां पे dy निकालेंगे. dy क्या होता है ये रहा पता है तुमको. उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे हम लोग जहां पे dx का स्क्वायर. समझना ये मत बोलना कि जैसे बहुत लोग ये सोच रहा होगा. एक बार पहले मैं dx निकाल देता हूं ठीक है. तो dx क्या हो जाएगा x minus x bar. तो 1 minus 3 will become minus 2. 2 minus 3 will become, are you understanding? Clear? Check the formula there. 2 minus 3 will become minus 1. 3 minus 3 is 0. 4 minus 3 is 1. 5 minus 3 is 2. Same way यहाँ पे y minus y bar. So you get 2, 1, 0, minus 1 and minus 2. So what is sigma? Sigma का मतलब क्या हो गया? Summation. क्या चीज का समेशन? हम लोग को समेशन निकालना है dx का. अगर मान लो मुझे dx का समेशन निकालना है तो क्या हो गया बताओ तो 0. अगर dy का समेशन निकालना है वो भी 0. लेकिन क्या मुझे dy और dx का इंडिविजुअल का समेशन चाहिए या नहीं दिख रहा है? बहुत लोगों का दिख रहा है तो ये हमको दिख रहा होगा लग रहा है. ये वो नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हैं. ये क्या है बताओ तो dx और dy का प्रोडक्ट का समेशन है. ठीक है. तो मुझे इस वैल्यू का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि देखो इस चीज का जरूरत नहीं है. और ये मत सोचना कि इसका मतलब होता है सिग्मा dx का होल स्क्वायर. ये होता है सिग्मा dx का होल स्क्वायर. लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ होता है तो dx मतलब डेविएशन जो आया है उसका स्क्वायर का समेशन. तो मुझे उसका स्क्वायर का समेशन निकालना मतलब मुझे एक कॉलम बनाना है जहां पे dx का स्क्वायर निकालना है कैलकुलेट करना है. एक और कॉलम बनाना है जहां पे dy का स्क्वायर का समेशन निकालना है. सॉरी आई मीन dy स्क्वायर निकालना है फिर उसका समेशन निकालना है. एक और कॉलम चाहिए जहां पे dx और dy का प्रोडक्ट चाहिए. So I hope you have understood like कि क्या है इस टॉपिक. ठीक है. तो अब फटाफट यहाँ पे dx का स्क्वायर निकालो. तो ये हो गया तुम्हारा 4 1 0 1 and 4. ये हो गया 4 1 0 1 and 4. और यहाँ पे आएगा दोनों का प्रोडक्ट that is -4 -1 0 -1 and -4. Alright everyone. अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका समेशन मतलब dx का स्क्वायर का समेशन. तो कितना हो गया 10. कितना हो गया इसका समेशन भी हो गया 10 और इसका समेशन कितना हो गया दोनों का प्रोडक्ट का समेशन -10. अब बस फॉर्मूला में लगा दो यहाँ पे और बैलेंस हो जाएगा. ओके. सो देयरफॉर r equals to ये हो गया -10 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रूट ओवर 10 into 10 that is -10 by and what is the answer. अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था कि आइडियल सिचुएशन में होता है. ये प्रैक्टिकल हमको तो बस ऐसे वैल्यू लिया गया जहां पे हमको दिख रहा है कि 1 7 है 1 2 6 हुआ 3 5 हुआ 4 4 हुआ 5 3 हुआ. तुमको दिख रहा है कि नहीं जिस रेट से ये 1 यूनिट बढ़ रहा है. देखो x is increasing by how much, y is decreasing by how much. सो इसमें ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा. ये तो पता था आंसर माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे कौन सा माइनस -1 या +1 -1. क्यों? क्योंकि ये इनवर्स डायरेक्शन में जा रहा था और ये कैसा है एक सेम रेट में बढ़ रहा है. ये 1 यूनिट बढ़ रहा है और ये 1 यूनिट घट रहा है. सो कॉपी डन फास्ट. तो तुमसे पूछा जाए इंटरप्रेट द रिजल्ट तो क्या लिखोगे तुम लोग? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. एंड फॉर दिस आई विल शो यू कि वो कहां लिखा हुआ है टेबल में. वो टेबल को एक बार देख लोगे वो रेंज को बस वो ध्यान रहेगा. ठीक. कॉपी. Now let us think of a situation. Suppose if the value of x bar is 3.8 and the value of y bar, okay, value of y bar is not in decimal. Suppose x bar is in decimal. Now don't you think that in order to calculate dx dy तो चलो ठीक है dy के लिए जो y minus y bar का जो जरूरत है
इट इज नॉट इन डेसिमल, बट जो हम लोग को dx के लिए x माइनस x बार का जो जरूरत है, x बार इज इन डेसिमल. सो डोंट यू थिंक दैट ये मेथड जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा? मतलब ऐसा नहीं, देखो कैलकुलेटर है तो तुम लोग कैलकुलेटर से कर सकते हो. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा, आंसर नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. बट जिसने बनाया था ये तरीका, मतलब ये कार्ल पियर्सन मेथड का जो मेथड से बताया बनाया था, उसने ये सोचा कि अगर मान लो सपोज x बार या y बार दोनों में से कोई एक नेगेटिव डेसिमल या दोनों डेसिमल में आ जाए, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा. चांसेस ऐसा भी रहेगा कि सपोज 3.843 है, तो अब तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि नहीं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? क्या प्रॉब्लम होगा? 1 माइनस 3.843 लिखने में दिक्कत होगा कि नहीं? इस केस में इसने सोचा कि इस फॉर्मूला को मतलब रीडिफाइन करके कुछ और फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो एवरीवन राइट डाउन द न्यू फॉर्मूला, ओके, गिवन बाय कार्ल पियर्सन. ठीक है, ये जो नया फॉर्मूला ये कार्ल पियर्सन ने दिया. और ये फॉर्मूला क्या है एक बार लिखो पहले. वो कब अप्लाई करेंगे? राइट डाउन. इफ लिखो, अगर यहां पे इस फॉर्मूला में एप्लीकेशन के वक्त सपोज इफ x बार एंड y बार बोथ इज इन डेसिमल और वन ऑफ देम वन आउट ऑफ टू इज इन डेसिमल, तो हम लोग को सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो सेकंड फॉर्मूला क्या है? राइट डाउन. इफ एटलीस्ट वन ऑफ x बार एंड y बार इज इन डेसिमल, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, मतलब अगर मान लो x बार सिर्फ एक भी अगर डेसिमल में है, मतलब दोनों में से कोई एक अगर डेसिमल में है, दोनों में तब तो कोई बात ही नहीं है, कम से कम अगर एक भी डेसिमल में है, तो फिर हम ये फॉर्मूला को अवॉइड करेंगे. बट क्या अप्लाई करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा? नहीं, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, बट विल अवॉइड दिस फॉर्मूला. और अवॉइड करके हम दूसरा फॉर्मूला कौन सा देखेंगे? So the formula is sigma xy minus sigma x into sigma y divided by n, whole thing divided by sigma x square minus sigma x by n का whole square into sigma y square minus sigma y by n का whole square. ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ये बगल में लिख देना. इफ वन एटलीस्ट वन आउट ऑफ x बार एंड y बार इज इन डेसिमल, अगर वो दोनों में से कम एक अगर डेसिमल में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे एक करेक्शन करना है, यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, सिग्मा x का होल स्क्वायर बाय n है. जहां पे n का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ वेरिएट, जितना वेरिएट है वो n होगा, n का वैल्यू. तो एक बार फटाफट इसको कॉपी कर लो. यहाँ पे दिख रहा है सिग्मा क्या चीज का है? x into y का प्रोडक्ट का है. यहाँ पे क्या चीज का है? x का स्क्वायर निकाल के फिर उसका समीकरण. यहाँ पे क्या है? सिग्मा x फिर उसका स्क्वायर. दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आना चाहिए कि क्या है. ओके, सो इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन डू वन सम. एवरीवन नाउ सबको ना एक काम करना है, कैलकुलेटर निकाल लेना. ठीक है, तो कैलकुलेटर को यूज करके हम लोग करेंगे, फटाफट होगा. ठीक है, बिकॉज यू ऑल हैव गॉट कैलकुलेटर इन योर सिलेबस, सो इट्स बेटर वी यूज दैट. ओके, तो एक काम करो तुम लोग, एक क्वेश्चन लिखना. क्वेश्चन नंबर 8. What is y? It is 2, 4, 8, 7, 10, 5, 14, 16, 2 and 20. So एक बार कॉपी कर लेना. You all have got this question in your book. It is question number 8. एक बार ये कॉपी कर लो और कॉपी करके निकालो. 2, 4, 8, 7, 10, 10,
इनके पास 5 14 16 5 14 16 2 and 20. So everyone find out this. By the second method formula, okay? By using the second formula. मतलब अभी तुम डायरेक्ट सेकंड फॉर्मूला यूज कर लो, बट एग्जाम में तुमको लिखा रहेगा यूज अप्रोप्रिएट मेथड। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा रहेगा कि यूज फॉर्मूला नंबर 1, ऐसे नहीं लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? यूज अप्रोप्रिएट मेथड। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे अप्रोप्रिएट मेथड? पहले हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 ही अप्लाई करेंगे ये सोच के, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा मीन। मीन फिर डेसिमल में आ गया तो क्या करेगा तुम लोग? लिखेगा सिंस एक्स बार इज इन डेसिमल और वाई बार जो भी, या दोनों आ जाए तो दोनों, मतलब एक ही निकाल लेना। पहला अगर नेगेटिव आ गया डेसिमल में आ गया तो दूसरा मत निकाल, और लिख देना इज इन डेसिमल। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, मतलब ये ऐसे लिख के उसके बाद हमको स्टार्ट करना। स्टार्ट करो। एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ, आई मीन हाउ मेनी कॉलम्स? x स्क्वायर y स्क्वायर xy, ये तीन कॉलम्स बनाना है। चलो स्टार्ट करो। देखो एक बार मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। या लिसन यू नाउ, सपोज क्वेश्चन नंबर 14, ओके? एक बार अपने अपने बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में मार्क्स दिया हुआ इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी का डेटा को कंपेयर किया जा रहा है। तो मान लो मैंने इंग्लिश का मार्क्स को कैपिटल एक्स से डिनोट किया। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुमको पहला वाला को x और दूसरा वाला को y, ऐसा कुछ बात नहीं है। किसी को भी x किसी को भी y दे दो। तो मान लो मैं मार्क्स इन इंग्लिश को x से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल x से, और मार्क्स इन हिंदी को कैपिटल y से डिनोट कर रहा हूँ। With capital X is 10, 15, sorry, 10, 25, 13, 25, 22, 11, 12, 25, 21 and 20, और y है। प्लीज तुम लोग अपने अपने बुक में रेफर करना, यहाँ से लेके करोगे हो सकता है कुछ कॉपी गलत हो जाए। मैं जिस सिर्फ समझा रहा हूँ। 22, 16, 15, 18, 17, 23, 24 and 17, ठीक है? 18 दो बार, 11 के लिए भी है दो, ठीक है? अब देखो, सपोज तुमने, देखो जब भी तुमको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो तुम तो स्टेप बाय स्टेप ही होगे ना। स्टेप 1 मतलब पहले तुम ये फॉर्मूला के हिसाब से जाओ, ठीक है? तो ये फॉर्मूला के हिसाब से तुमको क्या निकालना पड़ेगा? x बार डेसिमल में आएगी। स्किप कौन से फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 2। अगर मान लो x बार डेसिमल में नहीं है तो y बार भी तुम निकालो, और y बार डेसिमल में आ गई तो भी हम लोग स्किप कर दिए। अब हम कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 2। मान लो फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करें और हम यहाँ पे x का स्क्वायर निकाल रहे हैं, y का स्क्वायर निकाल रहे हैं, x into y का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। डोंट यू थिंक जैसे 25 का स्क्वायर 6, 25, 13 का 169, 22 का भी स्क्वायर मतलब 200, मतलब 121 का डबल मतलब कितना? 242 आएगा। तो ऐसे इनके बहुत लार्ज वैल्यूज है कि देखो, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है बहुत लार्ज है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इसमें हम क्या करेंगे? नया और फॉर्मूला उसने दिया है, क्या है? इट इज सिग्मा uv माइनस सिग्मा u into सिग्मा v by n होल थिंग डिवाइडेड बाय, मतलब सिंपली x के जगह u से रिप्लेस कर लो और y को v से रिप्लेस कर लो। तो अगर हम x को u से और y को v से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। Now what is u and v? u का मतलब है डेविएशन है, v का मतलब भी डेविएशन है, लेकिन डेविएशन किससे? एक्चुअली दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम इट्स assumed mean and v is the deviation of y from its assumed mean। मतलब you know what is assumed mean? हम लोग क्या करते हैं इसमें पता है ना? बताओ तो क्या करते हैं हम लोग assumed mean में? कोई बता सकते हैं? जैसे अगर हम मान लो x u निकालेंगे, हम u निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे बता सकते हैं?
तो u इक्वल टू क्या होगा x माइनस अज्यूम। यहाँ से कौन से को अज्यूम करेंगे, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, बस तुम इतना ध्यान रखना यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है 25 और मिनिमम वैल्यू क्या है तो लगभग 15-16, मतलब ऐसे कुछ कोई वैल्यू को अज्यूम कर लो। वो कोई दिख रहा है इस तरह का 13 दिख रहा है 13 ले, मतलब एक्चुअली हम लोग अज्यूम किसको किया जाता है पता है, अज्यूम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अज्यूम में लेने का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो वैल्यू को उससे डिफरेंस जब निकालेंगे तो वो डबल डिजिट में तो सिंगल डिजिट में आ जाए। तो अब तुम मान लो यहाँ पे अगर ऐसा तुम वैल्यू ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पे 4 भी होता तो 4 ले लेता तो कहीं सिंगल डिजिट में आता नहीं, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता। तो ऐसा वैल्यू लो जिसकी हाईएस्ट और लोएस्ट का वो मिड में हो, जैसे हाईएस्ट और लोएस्ट का मिड में। और ऐसा नहीं कि हमको 30 ही लेना है, हम 25 भी ले सकते हैं, हम 10 भी ले सकते हैं। पता है एक और चीज, इसके अलावा भी हम कोई और वैल्यू ले सकते हैं, यू नो दिस, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मान लो 11 जो मिनिमम वैल्यू दिख रहा है 10 और मैक्सिमम वैल्यू 25 दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे कोई वैल्यू चूज करना है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, 50 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तुम निकाल के देखना आंसर वही आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मतलब हमको ऐसा वैल्यू लेना है ना, अज्यूम इन मतलब ऐसा लेना है, मीन मतलब ऐसा वैल्यू हमको लेना है कि जो जिसका हम जब डिफरेंस निकालें तो ये जो डबल डिजिट है वो किसमें आ जाए, सिंगल डिजिट में। क्योंकि इसका इस मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मान लो हम लोग को x बार डेसिमल में ही आ गई तो ये मेथड तो यूज कर नहीं सकते हैं। इस मेथड को यूज करने के बाद हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो जो अगर मान लो यहाँ पे 3 डिजिट का होता है वेरिएट, जैसे 259, उसका स्क्वायर सोचो कितना बड़ा जाता है। तो हम लोग ऐसा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे क्या होगा, डेविएशन से वो वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा वेरिएट का डिफरेंस निकालते हैं किससे, इन्हीं में से किसी वैल्यू का। लेकिन कौन सा वैल्यू बेटर होता है, जो बीच का होता है, मिडिल वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अरेंज नहीं है ना, अरेंज नहीं है तो तुम बीच का लोगे तो वो 22 भी हो जाएगा। इसीलिए हमेशा क्या लेना चाहिए, जो हाईएस्ट है, जैसे यहाँ पे देखो 10 और जो हाईएस्ट सॉरी मिनिमम और हाईएस्ट क्या है 25, उसके बीच का मान लो ना, सपोज 15, 16 या 13 कुछ भी जो दिख रहा है, क्या 17, 18 ऐसा कुछ जो दिख रहा है वो ले, 13 दिख रहा है 13 इसका दिक्कत नहीं। I hope you got my point. And when you are calculating the same चीज, y minus यहाँ कर दो, यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है, मिनिमम कौन सा 12, हाईएस्ट क्या है 24, तो यहाँ में से 18 या 17 कुछ ले, ठीक है यार 16 इस तरह कुछ वैल्यूज 15। I hope you got my point everyone, and everyone please calculate fast. Use calculator and do this stuff. And I think तुमको यहाँ पे वही चीज करना है, यहाँ पे कितने सारे कॉलम्स बनाने हैं जितना यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। Instead of x and y we are using what, बस इतना ही डिफरेंस समझ में आया तो बात। इंस्टेड ऑफ x and y we are using what, u and v to calculate the value of r. Now अब क्या तुमको ऐसा कंपलसरी है, सुनना एक बार, क्या कंपलसरी है कि तुमको हर एक सम में चेक करके तुमको तीसरा मेथड में आना है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तीसरा मेथड इज ऑलवेज रिकमेंडेड। थर्ड मेथड ये जो u वाला मेथड है, तो ऐसा थोड़ी ना जरूरी कि तुम अगर डेसिमल में आया तभी तुम ये यूज करोगे, नहीं तो यूज करने से रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है। तुम कोई भी केस में कोई भी फॉर्मूला लगाओ, लेकिन हमेशा क्या होता है कि अगर डेसिमल में ना हो तो ये मेथड, लेकिन इस मेथड को भी स्किप करना अगर वैल्यूज बहुत बड़ा हो तो। अगर मान लो 3 डिजिट का वैल्यू है तो ये मेथड को यूज मत करो, क्योंकि उसमें मीन निकालना फिर उसका डिफरेंस निकालना कितना लंबा हो जाएगा। ये वैल्यू यूजुअली हम लोग ये वाला मेथड कब यूज करते हैं, जब मान लो स्मॉल वैल्यूज है, डेसिमल में x बार y बार नहीं है तो वो यूज करते हैं। ये वाला मेथड कब यूज करते हैं, डेसिमल में आ गया और अगर वैल्यूज छोटा कुछ है सिंगल डिजिट में तो यूज कर लिया। डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में हमेशा ये यूज करना चाहिए, क्लियर, बिना सोचे समझे, मतलब बिना कैलकुलेशन किए हुए कि x बार y बार डेसिमल में है या नहीं है, बिना सोचे हुए you just directly use step number formula number 3. I hope you got my point everyone. Okay, please complete this sum fast. Now we are starting the second method, and this is Pearson's rank correlation. So note down everything. To calculate r, I mean same, मतलब same चीज यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेथड इज डिफरेंट है। और इसका फॉर्मूला आता है 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1, where n is the number of, I mean variate, ठीक है। बहुत सारे बुक में एक काम करो कैपिटल डी लिखो, sigma d square, ठीक है। Now let me explain you this particular formula with the help of one example. एक बार हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 29b का,
सम नंबर 1। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग को फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मार्क्स दिया हुआ है। फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का मार्क्स दिया हुआ है। तो फिजिक्स का मार्क्स को कैपिटल X से डिनोट कर लें और मैथमेटिक्स का मार्क्स को कैपिटल Y से। नाउ नोट डाउन एवरीवन, फिजिक्स का मार्क्स क्या क्या है? 48, 60, 72, 62, 56। जस्ट लेट मी कीप इट टिल हियर, ओके? इतना तक ही रखते हैं। और मार्क्स मैथमेटिक्स का है 62, 78। ऐसा तुम लोग मत करना, मतलब मैं बस इतना तक ही लिख रहा हूं बिकॉज़ आई डोंट हैव स्पेस, ओके? यहां पे 65, 56 एंड 40। मतलब मैं इतना ही डेटा को लेके तुम लोग को एक फार्मूला का एप्लीकेशन समझा रहा हूं। अब देखो, मार्क्स इन फिजिक्स को कैपिटल X, मार्क्स इन मैथमेटिक्स को कैपिटल Y। जैसे ये जो मार्क्स है कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास में स्कोर किए, तो उसको रैंक किसके हिसाब से मिलेगा? बताओ तो, रैंक किसके हिसाब से उस स्टूडेंट्स को मिलेगा? हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि जो हाईएस्ट मार्क्स लाए उसको रैंक 1 देते हैं। तो फिजिक्स का रैंक को मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं और मैथ्स में जो मार्क्स लाए उनका रैंक को R2 से डिनोट कर रहा हूं। तो 72, उसके बाद क्या है? 262 सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड फिफ्थ रैंक। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट है 78, तो रैंक 1, उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, 4 एंड 5। जो नॉर्मल होता है रैंक, वैसे हम लोग रैंक देते हैं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुमको रैंक असेंडिंग ऑर्डर में ही देना, तुम डिसेंडिंग में भी दे सकते हो। बट लेट अस आई मीन चूज जो तुम्हारा, मतलब जो हम लोग करते हैं जनरली, हम लोग प्रैक्टिकली जो करते हैं, तो बट यहाँ पे तुम लोग आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रैंक दे सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में भी, दैट इज योर चॉइस। तो मैंने रैंक दे दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे डी का। नाउ व्हाट इज डी? डी इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। दोनों रैंक के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? डी है। एक और कॉलम बनाना होगा, बताओ तो क्या? डी का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे 5 - 3 कितना हो गया? 2, 2 -1 -2 एंड -1। ठीक है? उसके बाद डी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4, 1, 4 एंड 1। Is this clear to everyone? अब यहां पे हम लोग d का स्क्वायर का समीशन निकालेंगे। तो ये हो गया 8, 12, 13, 14। So therefore our rank कैसे निकालेंगे? 1 - 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. 6 times sigma d square. Sigma d square is 14. N is the number of data, which is 1, 2, 3, 4, 5. So it is 1 minus 84 by 25 minus 1 is 24. 5 into 24. कितना है आंसर? Just use calculator and tell me the answer. One minus 0.7, 0.3 है। चेक कर लो। सर आप वो रैंक कैसे निकाला? नॉर्मल जो प्रोसेस है रैंक का, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हाईएस्ट मार्क्स वाले को रैंक 1 दिया, उसके बाद मतलब जो नॉर्मली होता है, जैसे मान लो तुम्हारे क्लास में किसी को सपोज 600 का टोटल मार्क्स को आई मीन एग्जाम है, एग्जाम में टोटल मार्क्स है 600, किसी को 599 मिला है, किसी को 500 मिला है, किसी को 60 मिला है, सब 60 लेट्स से 449। तो रैंक किसके हिसाब से दोगे तुम बताओ? हाईएस्ट रैंक 1 कौन होगा? किसको रैंक 1 मिलेगा?
600. ये 500 है, इसको रैंक 1 मिलेगा, इसको रैंक 2 और इसको रैंक 3, सेम वैसे ही किया मैंने। जो हाईएस्ट मार्क्स है उसको रैंक 1, उसके बाद जो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपली, ओके, मतलब थोड़ा सा छोटा जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक 1 दी, 72 के बाद जस्ट छोटा क्या है 62 रैंक 2 हो गया, उसके बाद जस्ट छोटा क्या है 60 रैंक 3 मिल गया, उसके बाद छोटा क्या है 56 रैंक 4 मिल गया, उसके बाद छोटा क्या है 48 उसको रैंक 5 मिल गया। What is the answer? 0.3. This is the correct answer. So everyone note down here. देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया फॉर्मूला जब रैंक टाइट होगा, टाइट मतलब सेम मार्क्स एक से ज्यादा लोगों को अगर मिला होगा, ठीक है, या सेम वेरिएट रिपीट कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू रिपीट कर रहा है तो उस केस में हम लोग रैंक कैसे मतलब कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग रैंक फार्मूला। लेट अस सी, इसमें ये फार्मूला है, एडिशनल बस ये चीज है, अदरवाइज फार्मूला सेम है। तो एक बार मैं चाहता हूं सबको यहाँ पे देख लो, बिकॉज अगर ये पार्ट देख लिया उसके बाद ये सब कुछ है नहीं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग ये सारा चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, n। बताओ तो यहाँ पे टोटल वेरिएट कितना सारा 10, तो n का वैल्यू हो गया 10। अब n का मतलब क्या है, लिसन हियर, n इज द मतलब मेजर्स द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर चीज कितना बार रिपीट कर रहे हैं, वो ये n मेजर करेगा। तो ध्यान देना। Now you know that rank we are going to give in what way? Descending order, मतलब highest to lowest। तो बताओ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है इस वाली कॉलम में? 65, तो इसको रैंक 1 दे दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद 57 रैंक 2, उसके बाद रैंक 3, उसके बाद रैंक 4, उसके बाद 33 रैंक 5, उसके बाद क्या रिपीट कर रहा है 25, तो रैंक 6, उसके बाद रिपीट कर रहे हैं, सुनना यहाँ पे 6 के बाद 16 को रैंक 7 मिलना चाहिए, ये 16 कितना बार है, तो पहले m इक्वल्स टू 3 लिख दो, कितना बार है 3 बार, इसलिए m को मैंने क्या दे दिया 3, कॉमा आएगा काम आगे। इसके बाद 6 के बाद यहाँ क्या करना है, देखो बगल में यहाँ पे 7 लिख देना पेंसिल से, उसके बाद एक को 8 दे देना और दूसरा को तीसरा को 9। समझ में मैंने क्या किया, 6 के बाद रैंक 7 देना चाहिए था किसको, लेकिन वो कितना बार रिपीट कर रहा है m इक्वल टू 3, उसके बाद 3 बार कर रहा है, तो 6 के बाद 7 8 9। अब तुम बोलोगे सर क्या मैं यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 यहाँ पे 9 कर सकते हो, बिल्कुल एक ही बात है। अब बताइए तीनों वैल्यूज रैंक का एवरेज क्या होगा, तीनों 9 8 और 7 का एवरेज समझते हो ना तुम लोग, तीनों का एवरेज क्या होगा, तीनों को 8 रैंक दे दो जो एवरेज रैंक है, तो मैं 8 दे दिया। अब जब नेक्स्ट रैंक हम देना शुरू करेंगे ना, कहां से स्टार्ट करेंगे पता है, 10 से, 7 8 9 सब गए, और कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 10 से, तो 10 से स्टार्ट अगर करें तो उसके बाद लास्ट में 9। देन एवरीवन नेक्स्ट, अब हम इसमें रैंक देना स्टार्ट करते हैं। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 24 रैंक 1, उसके बाद रिपीट 15, उसके बाद रिपीट कर रहे कॉमा के बाद कॉमा फिर लगा, मतलब यहाँ पे 13 दो बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब 5th रैंक देते समय ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। रैंक नंबर 5 में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सेम वैल्यू 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे 6 लिख देंगे। 5 और 6 का एवरेज क्या होता है, दोनों को 5.5। अब जो नेक्स्ट रैंक स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 7, तो 7th नंबर रैंक कौन से, 13 के बाद छोटा वैल्यू क्या है 9, रिपीट कर रहे हैं 9, तो ये क्या है, ये 7 है ना 7, उसके बाद क्या है 6 रिपीट कर रहे हैं, कितना बार रिपीट कर रहे हैं, तो कॉमा 2 दे दो, ठीक है, और रिपीट करता है तो और कॉमा के बाद हम दे दो। उसके बाद 7 के बाद रैंक क्या है, अब प्रॉब्लम था 8 का, 8 कितने को मिल रहा था, तो हम दोनों को 8 नहीं देंगे, एक को 8 दूसरा को 9, और दोनों का एवरेज क्या है, क्या है एवरेज 8.5। उसके बाद जब रैंक देंगे हम लोग तो 8 9 के बाद 10 से स्टार्ट होगा 10। समझ में, अच्छा यहाँ तक समझ में आया नहीं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर इसमें आगे कुछ बचा नहीं है। टेल मी इफ यू हैव डाउट एनीवेयर।
यू हैव एनीवेयर डाउट एनीवन? कुछ भी डाउट है इसमें? ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे और भी कुछ रिपीट करता तो कॉमा देके हम जितना बार रिपीट करता है वो यहाँ पे लिखते और उसके बाद एवरेज वाला सिस्टम समझ में है तुम लोगों को? एवरेज वाला सिस्टम समझ में है ना सबको? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो एक कॉलम बनाएंगे डी का। नाउ व्हाट इज डी? r1 माइनस r2। उसके बाद एक कॉलम बनेगा डी का स्क्वायर, तो जो आएगा उसका स्क्वायर। अब सुनना, यहाँ से तुम लोग डी का स्क्वायर निकाल देना और मुझे बता देना कितना आता है। मैं तुम लोगों को निकालने का बताया था, ये कैसे मिलेगा। डी का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, एन यहाँ पे पुट कर दोगे, ये कैसे मिलेगा? सुनो, सिग्मा एम क्यू माइनस एम बाई 12 कैसे मिलेगा? लिसन, एक बार एन की जगह पे 3 लगा दो। समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, उसके बाद एन की जगह पे 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 2 लगा दो, प्लस उसके बाद एन का वैल्यू क्या है? फिर वापस 2 लगा दो, तीनों को ऐड करना। 27 माइनस 3 24, 24 बाई 12 इज, उसके बाद 2 क्यूब इज 8, 8 माइनस 2 इज 6 बाई 12 इज हाफ, प्लस हाफ। कितना हो गया? मतलब सिग्मा एम क्यू माइनस एम बाई 12 की जगह पे सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे निकालना बाकी है। एन का वैल्यू 10 यहाँ पुट करो, कैलकुलेशन करके। एनी डाउट? सो ये हो गया रिपीटेड, मतलब टाइड रैंक का एक टाइप का कॉपी। The answer of this question is 0.733. You can check your answer, okay? Complete and check your answer whether you're getting 0.733 or not. So with this we are ending this chapter. There are many questions, okay, which you all have to try and we'll be solving. I mean, if you all have doubt, we'll be solving in the next class. We'll discuss in the next class. This much for